मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पंडित अमरेश भट्ट आप लोगों से वर्णमाला पर चर्चा कर रहा था और उसमें हम आज जो है वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावलियों पर बात करेंगे। तो उन शब्दावलियों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और उसका उत्तर देना भी लाजमी होता है और जानकारी भी होनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों की भी जानकारी आपको आवश्यक है एग्ज़ाम टाइम में। तो आइए शब्दावली पर हम बात करते हैं। पहली अगर हम शब्दावली पर बात करें तो वह चलते हैं संयुक्त व्यंजन पर बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन पर हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए नाम ही क्या है, संयुक्त है। यानी जब दो व्यंजन अगर हम परिभाषित करें तो देखेंगे कि जब दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों में हमने क्या पाया कि दो व्यंजन हैं और एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप लिखते हैं न्याय, लिखते हैं, आपने लिखा न्याय लिखा, आपने व्यय लिखा, अगर ये शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कि एक व्यंजन आधा न है और दूसरा व्यंजन क्या है, अ है, और यह आ का जो है स्वर इसमें छिपा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आधा व है और य है। अगर हम इसको विश्लेषण करें तो ये क्या हो जाएगा, आधा व हो जाएगा। अगर हम हलंत लगा दें तो ये आधा हो गया। य क्या है, आधा है और पुनः क्या है, अ है। तो य और अ मिलकर के क्या बन जाते हैं, य बन जाते हैं। ये आधा, यानी दो व्यंजन एक, इसको कह सकते हैं दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से जब बोले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चाहे वह स्वर कोई भी हो, लेकिन दो व्यंजन आपको आने चाहिए और एक स्वर की सहायता से बोला जाना चाहिए। अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए लिखेंगे त्याग, आपने लिखा, तभी भी बात ऐसा हो गया। कोई शब्द लिखते हैं, क्लांत शब्द लिखते हैं, तभी भी ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए कि आपने लिखा प्रथम लिखा, आपने क्या लिखा, प्रथम लिखा, आपने प्रहार लिखा, ऐसा लिखा, तो यहाँ पर भी देखिए प्र में क्या होते हैं, दो वर्ण शामिल हैं। प्र में क्या है, दो वर्ण शामिल हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि प्र हो गया तो प्र बराबर क्या हो गया, आधा प, आधा र और अ, यह मिल करके क्या बनाते हैं, प्र का निर्माण करते हैं। तो एक आधा व्यंजन, एक आधा व्यंजन, लेकिन यह व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से यह पूरा हो जा रहा है, तो यह र हो जा रहा है, यह आधा प ही बच रहा है। तो जब दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन में हमने क्या देखा कि जब दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगले अगर हम शब्दावली पर बात करें तो ये देखते हैं कि अगला जो शब्दावली होती है वह संपृक्त ध्वनि होती है। कौन सी, संपृक्त ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि है, इसमें ये देखते हैं कि क्या होते हैं कि दो व्यंजन होते हैं और दो व्यंजन के बीच में, या इसको यूं कह लें कि दो वर्ण होते हैं और दो वर्ण के बीच में जब कोई आधा व्यंजन आ जाता है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने लिखा कंबल लिखा,
क्या लिखा, कंबल लिखा। अब यहाँ पर ये आप देखिए कि एक जो है, एक वर्ण क्या है, क है, दूसरा वर्ण क्या है, ब है। इन दोनों वर्णों के बीच में यह क्या आ रहा है, व्यंजन आ जा रहा है। तो अगर दो वर्णों के बीच में जब कोई व्यंजन आ जाता है तो उसे हम कौन सी संपृक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ही अगर लिख दिया, संबल लिख दिया, तभी भी ये भी क्या हो गया, संपृक्त ध्वनि हो गई। कोई भी अगर आप शब्द उठाते हैं और उसमें बीच में अगर आप पा जाते हैं, बीच में अर्ध व्यंजन पाते हैं, यानी दो वर्णों के बीच में कोई आधा व्यंजन आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सी ध्वनि हो जाएगी, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। इसके बाद अगर मान लीजिए कि एक अन्य शब्दावली पर हम बात करें, संपृक्त ध्वनि के अलावा युग्मक शब्दावली पर अगर हम बात करते हैं, तो युग्मक शब्दावली किसे कहते हैं या युग्मक का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर तीसरी इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली पर हम चलते हैं, वर्णमाला के युग्मक ध्वनि। यहाँ पर देखिए, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का क्या अर्थ होता है, जोड़ा होता है, यानी दो वर्ण एक ही साथ आ जाएं, यानी एक ही वर्ण की जब पुनरावृत्ति हो जाती है, एक ही वर्ण का जब दोहराव हो जाता है, तो वहाँ पर युग्मक ध्वनि होती है, या इसे हम द्वितीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक ही वर्ण का दोहराव होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा 80 लिखा, हमने क्या लिखा, 80 लिखा, तो यहाँ पर ये देखिए कि एक ही व्यंजन है, तो इसका क्या हो गया, दोहराव होगा, द्वित्व हो गया। तो यानी ये जो हो जाएगा यह युग्मक ध्वनि हो जाएगी। अगर हमने लिखा दिल्ली लिखा, हमने क्या लिखा, दिल्ली लिखा, तो दिल्ली में भी क्या है, आधा लौ पुनः पूरा लौ आ जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, युग्मक ध्वनि हो जाएगी। आपने बहुत ऐसे सारी शब्दावलियाँ हैं, 90 लिखते हैं, 70 लिखते हैं, अन्न लिखते हैं, उज्ज्वल लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कि जिसमें एक ही वर्ण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, दो बार आ जाते हैं, तो वहाँ पर युग्मक ध्वनि कही जाएगी। तो ये क्या, हम किस पर बात कर रहे हैं, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियों पर बात कर रहे हैं। इन्हीं शब्दावलियों में एक शब्दावली होती है, एक शब्दावली होती है उरस्य व्यंजन। कौन सा होता है, उरस्य व्यंजन। अब उरस्य व्यंजन को किन नामों से आप जान सकते हैं, उरस्य व्यंजन को हम स्वर यंत्र मुखी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्वर यंत्र मुखी के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और है, उसे हम कहते हैं काकल्य व्यंजन। क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन। बात एक है, चाहे कुछ भी आप नाम जानिए, एक ही नाम है, और इसके अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं वह वर्ण शामिल किए जाते हैं। क को एवं ह को शामिल किया जाता है। एवं किसको शामिल किया जाता है, ह को शामिल किया जाता है। यानी दो वर्णों को हम चाहे उरस्य आप बोलिए या स्वरयंत्र मुखी बोलिए, या इसे हम काकल्य कहते हैं। चूँकि काकल्य पूछा गया है, नाम से ही पूछा गया है, और उस ऑप्शन में क का वर्ण नहीं है, इसलिए वहाँ पर अभी जो किताबें आपको दे रही हैं या जो साल पेपर आ रहे हैं, उसमें काकल्य व्यंजन सिर्फ ह को माना जा रहा है, और बहुत ऐसी किताबें भी हैं जो ह को केवल काकल्य व्यंजन लिख दी हैं, जो सर्वथा गलत है। तो यहाँ पर स्पष्ट जान लीजिए, क के साथ ह को भी काकल्य या उरस्य या इसी को हम स्वरयंत्र मुखी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ
अलग से, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उन्हीं क्वेश्चनों पर ही केवल बात होनी चाहिए। हो सकता है कि काकल्य न दे करके अब उरश्य दे दें, हो सकता है उरश्य न दे करके स्वरयंत्र मुखी दे दे, तो नाम कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे शब्दावलियों पर बात करते हैं कि वो भी बड़े महत्वपूर्ण के होते हैं। तो अगली शब्दावली है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं कि लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। हमने लिखा लुंठित। लुंठित एक है और एक क्या है? पार्श्विक है। ठीक है, ये दो शब्दावलियां हैं। तो लुंठित वर्ण और पार्श्विक वर्ण, तो लुंठित वर्ण के अंतर्गत र को शामिल किया जाता है और पार्श्विक के अंतर्गत ल को शामिल किया जाता है। यानी ये जो दो वर्ण हैं इनका अलग नाम है, र का नाम लुंठित है और ल का नाम पार्श्विक है। इस नाम से भी हम क्या इसको जानते हैं और ये पूछा जाता है और भविष्य में भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। थोड़े से पार्श्व से हवा जब निकलती है, बगल से हवा निकलती है और वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हम पार्श्विक कहते हैं। और लुंठित, जब जिह्वा जो है लुंठित यानी गोलाकार कुछ आकृति बना लेती है और वर्णों का हवा जो है यह बीच से न निकल कर के किनारे किनारे से निकल जाती है, वर्ण का उच्चारण होता है, तो उसे हम लुंठित के नाम से जानते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण शब्दावली पर बात करेंगे, वह है अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार पहली शब्दावली है। एक शब्दावली यह हो गई। दूसरी शब्दावली होती है अनुनासिक होती है, एक अलग शब्दावली अनुनासिक। और तीसरी एक शब्दावली पर हम बात करेंगे निर्नुनासिक पर हम बात करेंगे, निर्नुनासिक। यानी इस पर बात हो जाने के बाद पुनः हम अगली शब्दावली पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम अनुस्वार पर जिक्र कहते हैं। अनुस्वार में होता क्या है कि जब हम वर्ण का उच्चारण जो होता है हमारा, वह दो रूपों में होता है। या तो हम नाक से बोलते हैं, या तो हम मुख से बोलते हैं, या तो हम दोनों से बोलते हैं, ऐसा ही होता है। यानी मुख और नाक की ही महत्ता होती है वर्णों के उच्चारण में। तो जब हम वर्ण का उच्चारण करें तो अनुस्वार में होता क्या है कि नाक से ध्वनि अधिक निकले। ठीक है, दो है, एक नाक है और एक मुख है, दो है। तो नाक से क्या है, ध्वनि क्या होती है? अधिक निकलती है, ध्वनि अधिक निकलती है। और मुख से कम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जब ध्वनियाँ नाक से अधिक निकलती है और मुख से कम निकलती है तो उसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। इसमें जो इसका डिनोटिंग जो पॉइंट होता है वह क्या होता है? बिंदु होता है, बिंदु होता है। जैसे अंग आप लिखते हैं, अंग का केवल ऊपर वाला हिस्सा ये बिंदु होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए हमने लिखा कंकड़ लिखा, हमने क्या लिखा? कंकड़ लिखा। तो आप कंग जब बोलते हैं तो नाक से क्या होता है? ध्वनि की मात्रा अधिक निकलती है और मुख से कम। अब जिस पर भी बिंदु लगा हो, आप स्वयं से बोल करके एक बार देखिएगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो आप कंग जब बोलते हैं तो नौ से यानी नाक से ध्वनि की मात्रा अधिक निकलेगी। आपने लिखा
अंश लिखा, आपने क्या लिखा? अंश। ठीक है, आपने हंस लिखा। जो आप शब्द लिख लीजिए, उन शब्दों पर जहाँ पर बिंदु होगा वहाँ ध्वनि नाक से अधिक निकलेगी और मुख से कम निकलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। दूसरे, अगर हम शब्दावली पर बात करें तो अनुनासिक पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसके विपरीत होता है। इसके विपरीत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है अनुनासिक में मुख और नाक जो आते हैं, यहाँ पर नाक है और मुख है, वर्ण इसी से उच्चारित होंगे। तो जो आपके नाक हैं, तो नाक से यहाँ पर क्या है? ध्वनि अधिक निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? कम निकलेगी, और यहाँ मुख से क्या होगा? अधिक निकलेगी। यानी अनुस्वार का ठीक क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और जहाँ पर अनुस्वार में हम बिंदु से चिह्नित करते थे, वहाँ पर अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु से क्या करेंगे? चिह्नित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द आएंगे वो क्या आएंगे? चंद्र बिंदु लगे हुए, चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे। तो आप जो भी शब्द बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला, आपने ये बोला कि गांव बोला। ठीक है, गांव अगर बोले आप, तो गा जब बोलते हैं तो मुख क्या होते हैं? थोड़े से अधिक खुल जाते हैं, और हवा या ध्वनि जो है इसी के रास्ते ज़्यादा निकलती है। आपने पाँव बोला, पाँव। आपने सांप बोला, ऐसा बोला, सांप। ठीक है, जो भी आप शब्द ले लीजिए, किसी भी शब्द पर अगर आप बात करिए तो उसमें आप देख लेंगे कि आप पाएंगे, जैसे आपने शब्द लिखा फांसी बोला, फांसी, तो फांसी आपने बोले, आप आंत बोले, आंत। ठीक है, कोई भी शब्द आपने बोला, अगर ये चंद्र बिंदु लगा है तो मुख से ध्वनि अधिक निकलेगी और नाक से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं, यानी उसे हम कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अब इसकी एक अनुनासिक की बड़ी विशेषता होती है। अनुनासिक की विशेषता होती है, जब हम तद्भव तत्सम पढ़ाएंगे वहाँ पर भी इसका मैं जिक्र करूँगा। जिस शब्द के ऊपर यह चंद्र बिंदु लगा होगा, ठीक है, जिस शब्द के ऊपर यह चंद्र बिंदु लगे होंगे, वह समझिएगा कि वह तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, अब इसका कुछ न कुछ तत्सम होगा। वो तत्सम हम जाने या न जाने ये अलग बात है, लेकिन उसका तत्सम होगा। अगर हमको आता हो या ना आता हो, तो इस केवल अनुनासिक से या चंद्र बिंदु से हम जान सकते हैं कि यह शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो अगर चंद्र बिंदु लगा है तो इतना जरूर बता देंगे कि यह तद्भव है। जैसे मान लीजिए यही शब्द है, अब इन शब्दों में आपको पता है कि नहीं पता है कि यह तत्सम है या तद्भव, लेकिन चंद्र बिंदु लगा है तो इसलिए आप क्या कह देंगे? यह तद्भव शब्द है। अब इसका कुछ न कुछ तत्सम होगा। जैसे गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है। गांव का पांव का पद होता है, सांप का सर्प होता है, फांसी का पाश होता है या पासिका भी होती है, आंत का अंत्र होता है। ठीक है, तो कुछ न कुछ जो है यह आपके तत्सम होंगे। वो अलग बात है कि पता है कि नहीं पता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि अनुनासिक पर बात कर रहे हैं कि अनुनासिक में नाक से ध्वनि कम और मुख से अधिक निकलती है। अब हम तीसरे पर आते हैं, यानी इस पर हम बात करते हैं, हम निर्नुनासिक पर बात करते हैं।
किस पर बात करते हैं? निर्नुनासिक पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो निर्नुनासिक में होता क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति की नाक ही कट जाए, मान लीजिए कि कहा जाए अगर नाक आपकी कट गई, तो नाक कट गई मुहावरा तो दूसरा होगा, लेकिन अगर नाक कट जाती है और आपको शब्द बोलना है, आपको किसी से बात करनी है, तो आप किन शब्दों को बोल सकते हैं? वह शब्द होते हैं जिसके ऊपर बिंदु न लगे हों, यानी जो पंचम वर्ण हैं वह, और जो अनुस्वार है जिसको हिंदी में अनुस्वार के रूप में हम लिखते हैं, तो अनुस्वार वाले शब्द को, चंद्रबिंदु वाले शब्द को छोड़ करके आप सभी शब्दों को बोल देंगे और उसमें नाक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जिन शब्दों को बोलने के लिए केवल मुख की आवश्यकता होती है या ध्वनियाँ केवल मुख से ही निकलती हैं, नाक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं शहर, लिखते हैं, आपने क्या लिखा? शहर लिखा, ठीक है। अब शहर को आप बोल करके देखिए, आप शहर को बोल करके देखिए। आपने लिखा आकाश लिखा, ठीक है। आप आहार लिखे, आहार लिखे। आप ईश्वर लिखे, ईश्वर लिखे। कोई भी शब्द आपने लिखा, तो आप जहाँ पर भी बैठे हों वहाँ पर भी अपने नाक को बंद करिए और बंद करके इसको आप बोल दीजिए। देखिएगा कोई प्रभाव आपके उच्चारण पर नहीं पड़ेगा। यानी ऐसे शब्द जिसमें नाक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो ऐसे शब्दों को हम निर्नुनासिक के नाम से जानते हैं। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपकी शब्दावली होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले हम अगर शब्दावली पर बात करें तो वह शब्दावली है, यानी हलंत पर बात करते हैं। क्या है? हलंत। हालांकि हलंत के बारे में मैंने आपको व्यंजन में बता चुका है, लेकिन फिर भी शब्दावली है तो इसको हम बात कर देते हैं। यह किसी भी चिह्नित होता है, यह किसी भी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। तिरछी रेखा होती है, तिरछी लाइन होती है। इसका अर्थ होता है जिस भी वर्ण के नीचे यह लग जाएगा उसका अर्थ यह होगा कि वह वर्ण आधा हो जाएगा या उसमें स्वर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं किम, लिखते हैं, हमने लिखा किम लिखा, आपने लिखा अच लिखा, आपने महत लिखा, ठीक है, आपने सत लिखा। तो ये क्या है? नीचे आप क्या बनाते हैं? हलंत देते हैं। इस तिरछी लाइन का अर्थ ये होता है कि इसमें स्वर नहीं है, यानी इन वर्ण में स्वर नहीं होता है। यह वर्ण अपना आधा अक्षर देते हैं। इसी को अक्षर में हम मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर के रूप में पढ़ते हैं। तो अभी उन पर भी हम बात करते हैं। तो हलंत हो गया। हलंत के बाद अगर हम बात करें तो एक होता है विसर्ग होता है। हलंत के साथ एक अगली शब्दावली क्या होती है? विसर्ग की शब्दावली होती है। और विसर्ग जो होते हैं इसको हम चिह्नित करते हैं इस प्रकार से, यानी दो बिंदु लगा करके इसको हम क्या करते हैं? चिह्नित करते हैं। यह ह की, हकार की उच्चारण होती है जिसको हम अह कहते हैं। तो यह विसर्ग, जैसे आपने लिखा अतः, आप लिखे तो आपने क्या लिखा? अतः लिख दिया। आपने पुनः लिख दिया, ऐसे लिखे पुनः। अह की, ह की क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन हो रही है। आप प्रातः लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं, तो आप दो बिंदु लगा देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? विसर्ग के नाम से जानते हैं, जो लेखन के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके आगे एक और शब्दावली पर अगर हम बात करें तो वह शब्दावली बात करते हैं अक्षर पर। यानी अक्षर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं।
अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है बद्धाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। क्या होता है, बद्धाक्षर और दूसरा होता है मुक्ताक्षर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि बद्धाक्षर में जो है, जब किसी भी शब्द में अंत उसका व्यंजन से होता है तो उसे हम बद्धाक्षर कहते हैं, जब अंत स्वरों से होता है तो उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, किम का बताया, अच का बताया, तो ये क्या है, अगर अच का मैंने लिखा तो ये अंत जो हो रहा है किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, स्वर से नहीं हो रहा है, इसलिए बद्धाक्षर है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने लिखा आप लिखा, तो यह प में हलंत नहीं लगा है, यानी इसके अंत में स्वर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, मुक्ताक्षर हो गया। तो बद्धाक्षर में हमेशा क्या आएगा, आपके हलंत आएंगे और मुक्ताक्षर में आपके हलंत नहीं आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य शब्दावलियों पर बात करते हैं तो देखते हैं एक प्रसिद्ध शब्दावली को, जिसको आप लोग जानते हैं, घोष के रूप में जानते हैं, अघोष के रूप में जानते हैं, अल्प प्राण के रूप से जानते हैं और महाप्राण के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम अल्प प्राण पर बात करते हैं, अल्प प्राण पर बात करते हैं और उसके बाद हम महाप्राण पर बात करेंगे। अल्प प्राण और पुनः महाप्राण पर बात करेंगे। पहली चीज ये समझा जाए कि प्राण किसे कहते हैं। प्राण मतलब होता है वायु, प्राण मतलब वायु, या इसे हम हवा भी कहते हैं, या इसे हम श्वास भी कहते हैं, श्वास भी कहते हैं। तो सांस भी होती है। हम जो है, यह प्राण है जो हमारा वायु है। अगर हम वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं, इन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब थोड़ा या कम, तो प्राण यानी वायु की मात्रा कम निकलती है, अल्प प्राण। और यहाँ पर जब वायु की मात्रा अधिक निकलती है, यानी महाप्राण है, अधिक निकलती है, तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण में पूछा जाता है कि कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं और कौन से वर्ण महाप्राण हैं, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो एक बार ऐसा ये जो है किस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस में वायु की मात्रा कम निकलती है और किस में वायु की मात्रा अधिक निकलती है। ऑप्शन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि पहली चीज कौन कौन से वर्ण होते हैं जो अल्प प्राण और महाप्राण में आते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं वर्णमाला की तरफ थोड़ा सा आपको ले चलूँगा और जो मैं वर्णमाला में आपको पढ़ाया हूँ वहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, अल्प प्राण में होता क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। यहां पर आ जाइए, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, एक क्या हो गया हमारा, वर्ग का पहला एक। अगर इसको हम नंबरिंग दे दें तो इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यानी ये पूरा का पूरा 1 नंबर हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये कह रहे हैं कि जो अल्प प्राण में होता है, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होंगे, ये वर्ण शामिल होते हैं, ठीक है। यानी यह 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ये आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं।
यानी पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है, तो पहला यानी क च ट त प, तीसरा ग ज ड द ब, अंग इ ड़ न म। 1 3 5 क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। और जो बचते हैं 2 और 4, यहाँ चौथा बचा, 2 और 4 जो बचते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? महाप्राण में चले जाते हैं। दूसरी चीज यहीं पर हम आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण में यह अंतस्थ को शामिल किया जाता है। किसको? अंतस्थ को, यानी अल्प प्राण के अंतर्गत जो है हम अंतस्थ को शामिल करते हैं। यानी य र ल व को हम क्या करते हैं? अंतस्थ में, अल्प प्राण में शामिल करते हैं, यानी अंतस्थ को। महाप्राण में हम क्या करते हैं? उष्म को शामिल करते हैं, यानी श श श ह को शामिल करते हैं। आइए इसको हम दूसरे रूप में भी समझें कि किन रूपों में चलते हैं। जरा इसको देखते हैं, इस रूप में चलते हैं। ये आप याद करने के लिए अपने फिगर को देखिए, अपने हाथ को देखिए और यहाँ पर आसानी से समझ जाइए। हमने लिखा अल्प प्राण लिखा, हमने अल्प प्राण लिखा, अल्प प्राण, ठीक है। एक और हमने लिखा महाप्राण लिखा, या यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं अल्प प्राण और यहाँ पर लिख देते हैं महाप्राण। ठीक, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण। तो अल्प प्राण मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल होता है। किसमें? अल्प प्राण में शामिल होता है। तो पहला क्या होता है? ये पहला अंगुष्ठ है, दूसरा तर्जनी है, तीसरा मध्यमा है, चौथा अनामिका है और पांचवा कनिष्ठिका है। ये 5 आपकी उंगलियां होती हैं। तो कह रहे हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इसी को आप आधार बनाइएगा और इसी आधार को बना करके पूरी की पूरे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष को याद कर लीजिएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी अगर हम अल्प प्राण में कहें तो ये आपके हो जाएंगे, यहाँ से देखते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा ये आपके बन जाते हैं पांचवा, ये आपके बन गए कौन से? अल्प प्राण हो गए। यानी पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अल्प प्राण बराबर कर सकते हैं, ठीक है, 135 हम लिख सकते हैं, 135 लिख सकते हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। धन क्या लिखेंगे? अंतस्थ लिखेंगे, अंतस्थ। अंतस्थ यानी य र ल व, ये 4 वर्ण आते हैं जो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। अगर हम वर्णों में देखें तो क ग अंग, यानी प्रत्येक वर्ग का क्या जाएगा? क जाएगा, फिर ग आएगा, फिर अंग आएगा, फिर क्या आएगा? च ज इ आएगा, फिर ट ड ड़ आएगा, फिर त द न आएगा, फिर प ब म आएगा। ये आपको क्या आएंगे? अल्प प्राण आएंगे। और इसके साथ साथ अंतस्थ आएगा, यानी य र ल व, ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपके अल्प प्राण हो गए। तो बच क्या गया? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा यानी यहाँ से अंगुष्ठ से मैं पहला ले रहा था, यहाँ पर भी लिया हूँ। तो दूसरा क्या हो जाएगा? तर्जनी हो जाएगी और चौथा क्या हो जाएगी? अनामिका हो जाएगी। यानी दूसरा और चौथा जो होगा वह क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। यानी इसको हम 24 लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त धन यहाँ अंतस्थ शामिल है,
तो यहाँ उष्म शामिल हो जाएगा। तो उष्म में क्या शामिल होते हैं, श श श ह शामिल होते हैं, यानी कि 4 वर्ण यहाँ शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप इस रूप में समझ सकते हैं, यानी कभी भी अपने हैंड को उठाइएगा, अपने हाथ की उंगलियों को उठाइएगा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, ये हो गए। इसमें अंतस्थ होते हैं तो महाप्राण में उष्म होते हैं। इसके अतिरिक्त अब एक शब्दावली पर और हम बात करते हैं, वह शब्दावली होती है, वह शब्दावली है यानी अल्प प्राण और महाप्राण। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी शब्दावली पर बात करते हैं, अघोष पर बात करते हैं और सघोष पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अघोष पर और सघोष पर। सघोष, सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। अघोष है यानी जिसमें आवाज नहीं है उसे हम अघोष कहते हैं, और जिसमें आवाज है उसे हम सघोष कहते हैं। तो आवाज नहीं का मतलब ये है कि यहाँ पर सांस का उपयोग हो रहा है और यहाँ पर जो है नाद का उपयोग हो रहा है। नाद मतलब होता है आवाज या झनकार या झंकृत होना ही नाद होता है। सांस का अर्थ होता है कि जहाँ पर पता न चले, आवाज न हो, उसे हम सांस कहते हैं। एक बार इससे क्वेश्चन आया है कि इनके उच्चारण में केवल सांसों का उपयोग होता है या सांसों का प्रयोग होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था, अघोष दिया था, सघोष दिया था, अल्प प्राण दिया था, महाप्राण दिया था, तो उसमें क्या होगा, अघोष होगा। तो इसमें सांस का उपयोग होता है। अब यहाँ पर भी इसको भी हम किस रूप में चलेंगे, इसको भी हम अपनी यानी इस हैंड के, हाथ के ही अनुरूप क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए उसी पर हम चलते हैं। पुनः पहले तो हम अपनी वर्णमालाओं पर चलते हैं और वर्णमालाओं को देखते हैं, यहाँ से पहले समझते हैं, तब चल करके हम हाथों पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि जो अघोष है, अघोष मतलब जिसमें आवाज न हो यानी सांस का उपयोग हो, इसमें भी 5 वर्ण हैं। तो अंगुष्ठ को पहला, तर्जनी को दूसरा या मध्यमा तीसरा, अनामिका चौथा और कनिष्ठिका 5वां। पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। तो यानी पहला और दूसरा, इसको अगर हम नंबरिंग कर दें, इसको हम अगर नंबरिंग करते हैं तो देख लेते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां हो गया। तो यानी पहला और दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। यानी क च ट त प ख छ ठ थ फ, क ख छ ट ठ त थ प फ, ये आपके क्या हो गए, यह अघोष हो गए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब रेस्ट अदर जो बचे क्या, तीसरा चौथा पांचवा, यानी 345, इसको हम 12 कह सकते हैं, इसको 345 कह सकते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएंगे, ये सघोष हो जाएंगे या घोष हो जाएंगे। तो 3 4 5, यानी यहाँ से लेकर के आपको, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या हो गए, आपके सघोष हो गए। ठीक है, यानी ये क्या हो जाते हैं, हमारे सघोष हो जाते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या हो गया, सघोष हो गया। यानी 12 अघोष, 345 सघोष हो गए या घोष हो गया। अब यहाँ पर देखिए अघोष में क्या शामिल होते हैं, यानी 12 के साथ जो है ये तीनों स, यानी 100, 200 और ये तीनों स शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों स किसके साथ, अघोष के साथ शामिल होंगे। तो बच क्या जाएंगे, सघोष बच जाएगा। तो सघोष में कौन शामिल होंगे, यानी ये चारों शामिल होंगे, पहली चीज सघोष में। और दूसरी चीज ये ह जो बचा हुआ है यहाँ से, यह भी कहाँ शामिल होगा, सघोष में ही शामिल हो जाएगा। तो यानी इसके अलावा यह तीनों जब आपके अघोष में शामिल हो गए
तो यह जो 4 बचे, यह और एक वर्ण ह जो बचा, यह किस में चला गया, सघोष में चला जाता है। इसी के साथ साथ धन सभी स्वर भी शामिल होते हैं, किसमें, सघोष में शामिल होते हैं। तो आइए इसको हम पुनः जो है फिगर से समझते हैं, यहाँ से समझा जाता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मान लीजिए आपने अघोष लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पर अघोष आपने लिखा, अघोष, अघोष लिख दिए, और यहाँ पर आपने सघोष लिख दिया या घोष लिख दिया, जो आप लिख दीजिए, सघोष लिख दिया। तो मैंने अघोष को बताया कि पहला और दूसरा आपकी अघोष होते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए। सघोष में क्या है, ये दोनों निकल गए, यानी यहाँ से अंगुष्ठ और तर्जनी निकली है, तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब ये जो 3 बचे, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, यह क्या हो गए, सघोष हो गए। अब सघोष में, अघोष में 12 के साथ साथ अगर हम इसको लिखते हैं 12 के साथ साथ क्या शामिल होते हैं, यानी तीनों श और स, ये तीनों शामिल होते हैं, किसमें, अघोष में शामिल होते हैं। और सघोष में क्या शामिल होते हैं, सघोष में जो शामिल होते हैं वह 345, यानी 345 धन। इसके बाद यह श यहाँ शामिल हो गए, यानी यहाँ से क्या बच गया, ह बचा है, प्लस, यानी धन यहाँ कर लेते हैं, इसको आपको आसानी से दिखाई देगा, ह के साथ प्लस, यानी य, र, ल, व, धन सभी स्वर, धन सभी स्वर, ये आपके क्या हो जाते हैं, सघोष हो जाते हैं। तो अघोष में पहला दूसरा प्लस 300, सघोष में 3 4 5 प्लस ह प्लस य, र, ल, व, यानी अंतस्थ प्लस सभी स्वर को शामिल किया जाता है। तो आशा ये है कि आपको फिंगर के माध्यम से ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी बातें होंगी वह अगली वीडियो में होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।